हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और ये क्लास में जो है सुपर फास्ट रिवीजन आपका होने वाला है। टोटल 30 प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल देरी न करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की। और हाँ, इसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की दोस्तों। इसमें हमसे कहा गया है राकेश कक्षा 5, यानी जो राकेश नाम का एक व्यक्ति है, एक लड़का है, ये कक्षा 5 में पढ़ता है। पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता। यानी जब उसके ये क्या है, राकेश कक्षा 5 में पढ़ता है और जो इसका शिक्षक जो इसको कार्य देते हैं वो ये समय से क्या है, प्रस्तुत नहीं कर पाता। अतः सबसे उपयुक्त तो सुधारात्मक यानी ऐसा कौन सा तरीका है जिससे क्या आ जाए, उसमें सुधार आ जाए। ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है बताइए। क्या प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे आप? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, देखिए प्रतिबंध लगाना गलत होता है और शिकायत करना भी क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव वर्ड होते हैं। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। आपको पता लगाना है कि वह कार्य प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या समस्या आ रही है, कहाँ कठिनाई आ रही है, और उसकी समस्याओं का पता लगाकर उसका क्या करना, उसका उपचार करना और उसे समस्या से क्या मुक्त करना। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना, गलत। ये माता पिता को देना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ आ जाता है दंड देना, ये भी गलत होता है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, पीटना भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। पीटना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है दोस्तों। अब माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तथ्य पता होना चाहिए कि वर्तमान में माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। तो आप कहोगे कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाँ, वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आप कितना कहोगे, 8,848.86 मीटर। अब ये पॉइंट है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8,850 मीटर हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहला वाला होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, ये चौथा होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत का क्या है, पड़ोसी देश है दोस्तों। कौन सा पड़ोसी देश है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ है, हिमालय में भी स्थित है। कहाँ है, हिमालय में भी स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। इसमें कहा गया है नीचे दिए गई पहेली को हल करना है। यानी आपके नीचे एक पहेली दी गई है और इसको क्या करना है, आपको हल करना है। अब हल करना है तो देखिएगा, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। अब आपको ये लगाना है कि कुहू कुहू की आवाज कौन लगाती है, तो आपने तुरंत पता लगा लिया कौन लगाती है। मधुर मधुर गीत गा सुनाती है, सबके मन को हु भाती है, और सबके मन को ही उसकी क्या है, बोली भाती है। बोलो मैं हूं क्या कहलाती। तो आप सब जानते हो कुकू कू कौन करता है, कोयल करती है। कौन करती है, कोयल करती है। तो तुरंत आपने पता लगा लिया, मैना होगा नहीं। मैना जो है अपनी गर्दन को क्या है, झटके से हिलाती है। क्या करती है, गर्दन झटके से हिलाती है, झटके से हिलाती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। क्या मैना जो अपनी गर्दन है वो झटके से हिलाती है। तोता होगा नहीं, फक्ता होगा नहीं, क्या होगा, कोयल होगा। कोयल जो है अपने घोंसले, अब कोयल जो है वो अंडे किसके घोंसले में देती है, ये किसके में देती है, कोए के में देती है। ठीक है, इसका अपना कोई घोंसला नहीं होता। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फोर्थ की। प्रश्न नंबर फोर्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि AQI ये होता क्या है, क्या आपको पता है, कमेंट करके बताइए किसे पता है। AQI किसी को पता है क्या, देखो ये पता होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। इसे वायु से रिलेटेड है।
तो ए का क्या हो जाएगा, एयर हो गया। एयर क्वालिटी, क्या, एयर क्वालिटी इंडिकेट, क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, एयर क्वालिटी इंडिकेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होगा, जो आपकी ये है आई है, आई की जगह पे इंडेक्स भी आ जाएगा लिखा, तो वो भी आपका चलेगा, क्योंकि सूचक को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। और दूसरी बात सूचकांक है, सूचक को इंडिकेट भी बोलते हैं। तो हम यहाँ कह देंगे कि इसकी क्या फुल फॉर्म होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स कह सकते हैं। क्या, इंडेक्स क्या होगी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब आपको ये बताना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ए क्यू आई किसे चिन्हित करता है, बताइए किसे चिन्हित करता है। भैया क्वालिटी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता की बात होगी या नहीं, किसकी बात होगी, गुणवत्ता की बात हो रही है। तो आप देखिएगा यहाँ मात्रा की या क्वांटिटी की बात हो गई, ये गलत होगी, प्रमात्रा नहीं होगा, द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक की बात होगी। नहीं, आपको तुरंत पता लगा लिया क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। विश्व जो आपका ओजोन दिवस है ये कब मनाते हैं, ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करके बताइए ओजोन दिवस जो है कब मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। ये आपको क्या है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से स्तनधारी परिवार का है, तो बताइएगा। देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्तनधारी परिवार होता क्या है, बताइए क्या होता है। स्तनधारी का मतलब वे जीव जो अपने बच्चे को क्या दूध पिला सकते हैं, वही क्या स्तनधारी कहलाते हैं। क्या मेंढक है, कबूतर है, छिपकली है, वेल है। तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेल हो जाएगा। और स्तनधारी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटोथीरिया, क्या होता है, प्रोटोथीरिया। ठीक है, एक होता है मेटाथीरिया, और एक आपका होता है यूथीरिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। यूथीरिया में कौन कौन आता है, मानव आता है, वेल आ जाती है। यूथीरिया में क्या जाता है, मानव और वेल आ जाती है। बात करते हैं मेटाथीरिया में, इसमें क्या होना आता है, कंगारू आता है। कौन आता है, कंगारू आता है। बात करते हैं प्रोटोथीरिया में कौन कौन आता है, इसमें आपको डकविल्ड आते हैं। क्या आता है, डकविल्ड, एक क्या है, पक्षी है, वो आपका इसमें आता है, डकविल्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बोला है लंगर क्या होता है, भोजन होता है। लंगर की प्रथा संकेत करती है, लंगर कहाँ मिलता है, गुरुद्वारे में। कहाँ होता है, मिलता है ज्यादातर गुरुद्वारे में मिलता है। हाँ, मिलता है, गुरुद्वारे में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो लंगर है वो कहाँ मिलता है, गुरुद्वारे में मिलता है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है मुफ्त में भोजन। क्या होता है, मुफ्त में खाना या भोजन। क्या मतलब होता है, मुफ्त में खाना या भोजन होता है। ठीक है, अब आपको बतानी है ये प्रथा जो है वो संकेत करती है। क्या संकेत करती है, आप खुद ही बता सकते हो क्या संकेत करती है। मध्य है जल की तो कोई बात ही नहीं है। एक दान की कोई बात नहीं है। पवित्र भोजन तो है, बट यहाँ मुक्त की बात हो रही है। मुक्त समुदाय रसोई है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जो स्वर्ण मंदिर है ये क्या है, ये कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा ओजोन दिवस कब मनाते हैं, वो आपको मनाते हैं 16 सितंबर को, क्या ओजोन दिवस मनाते हैं। अब आपको बताना स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भौम जल यानी भूमि संबंधी जल। कौन सा है, भूमि संबंधी जल से रिलेटेड है। स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। बताइए भौम जल को क्या कहते हैं, क्या भूमि जल कहते हैं, जलधर कहते हैं, या दूर स्थिर जल कहते हैं, या गुप्त जल कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, बताइए क्या बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल भर
हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि जल दिवस कब मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये आप कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है जल दिवस। बात करते हैं, अभी अभी मैंने आपसे पूछा स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा देखो, यानी सीता ने क्या किया, एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा देखो। ठीक है भाई, देखते हैं। इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, यानी जो इसकी पक्षी की जो आंखें है वो इसके सिर के ऊपर है, बिल्कुल मेरे सामने है। आपके अनुसार यह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है, बताइए। सिर पर आंखें किसकी होती हैं, क्या कौए की होती हैं, गौरैया की, कबूतर की, या उल्लू की। आप कहोगे किसकी होती हैं, उल्लू की होती हैं। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। उल्लू कैसा एक प्राणी है, ये आपको भी देखिएगा, ये एक निशाचर प्राणी है। क्या, निशाचर प्राणी है, यानी ये रात में देखने वाला क्या है, एक प्राणी है। ठीक है, इसकी जो देखने की जो दृष्टि होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं, समूह को ही क्या बोलते हैं, संसद कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपसे बोला गया है संकटा पत्र हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोटक झील एक स्थान है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लोटक जो झील है वो एक स्थान है, बट लोटक झील है कहाँ है, ये आपको बतानी है। लोटक झील कहाँ है, ये आपके मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, संगाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संगाई कहते हैं। संगाई हिरण जो होता है वह क्या होता है, नाचने वाला हिरण होता है। यानी संगाई को हम क्या बोलते हैं, संगाई को हम बोलते हैं डांसिंग डियर, यानी नाचने वाला हिरण। क्या बोलते हैं, नाचने वाला हिरण बोलते हैं, नाचने वाला हिरण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कीटवक्षी कहते हैं। हाँ, इन्हीं को कीटवक्षी कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों और पत्तियों के भागों का उपयोग करके कीटों को फंसाते हैं। सही बात है, कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं। बताइए क्या प्राप्त करते हैं कीटों से, बताइए। क्या मृदा मृदा क्यों प्राप्त करेंगे, जल प्राप्त क्यों करेंगे, वायु प्राप्त करेंगे नहीं, वो तो मुफ्त में मिलती है। क्या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें कोई अलग की कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि भाई जो आपका 22 अप्रैल है इस दिन आप क्या मनाते हो। कमेंट करके बताइए कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, भाई बताइए क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। देखो 22 अप्रैल को क्या पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये आपकी 11 जुलाई को मनाते हैं। और भी बहुत सारे दिवस हैं, जैसे अभी मैं आपसे पूछ लूं 22 मई को क्या मनाते हैं, तो 22 मई को क्या मनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कौन सा, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, बताइए। राइट टू एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, ये सुनिश्चित क्या करता है, सुनिश्चित ये बताइए आप क्या करता है ये सुनिश्चित। जन्म से 6 वर्ष
तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य, भाई जन्म बच्चे का हुआ तुम उनसे शिक्षा की बात कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। और आगे देखते हैं, 6 से 8 वर्ष तक, ये गलत हो गया, 8 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये बी वाला भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और कैसी शिक्षा होगी, शिक्षा कैसी होगी, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं। यानी ये जो आपके 4 5 6 एक आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं, चरण दिए गए हैं, यह चरण चरण जो है क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं है, तो इनका सही क्रम आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आप कोई फसल बोते हो तो पहले क्या करते हो, मिट्टी की गुड़ाई करते हो कि नहीं, खोदते हो यदि मिट्टी की, तो ए वाला तो होगा होगा। और उसके बाद में क्या, आप बीज बोओगे, तो जब बीज बोओगे पहले नंबर पे ए हो गया, दूसरे नंबर पे क्या होगा, बीज बोना, तो ई वाला होगा। अब इसमें बी है, इसमें बी है, ये दो वैसे ही कट गए, ये दो वैसे ही कटे। तीसरे नंबर पे क्या आता है, खरपतवार हटाना, क्या, खरपतवार हटाना, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इनमें भी बी है। अब आगे देखते हैं, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, प्याज को काटकर बाहर निकालना। जब प्याज बन जाए तो उसको आप बाहर भी तो निकालोगे, तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और पांचवें पे फिर तो ये है ही है। यानी पहला कौन सा है, पहला आपका ए है, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा ई है, तीसरा कौन सा है आपका, बी है, चौथा कौन सा है आपका, डी है, और पांचवा कौन सा है आपका, सी है। तो लास्ट में सी किसके आ रहा है, लास्ट में सी बी वाले के आ रहा है, इसके नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, यानी पक्षी जो है अपना सिर हिलाते रहते हैं, क्यों हिलाते हैं, इसका क्या रीजन है। गर्दन में मांसपेशियों का फड़फड़ाना आम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंखें स्थिर होती हैं, इनकी जो आंखें होती हैं स्थिर होती हैं, यानी इनकी आंखों की जो पुतली होती है वो हिलती नहीं है, स्थिर होगी। तो जब भी ये राइट या लेफ्ट में देखते हैं तो अपनी पूरी गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, अनैच्छिक होगा नहीं, आकर्षित गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, सब जानते हैं। ज्यादातर वर्षा कहाँ होती है, ये आपकी मेघालय में होती है। कहाँ होती है, मेघालय में होती है। अब मेघालय में भी होती है, तो मेघालय में कहाँ होती है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, चेरापूंजी में होती है। हाँ चेरापूंजी में होती है, ये वाली बात ठीक है, बट चेरापूंजी में उतनी नहीं होती अब जितनी की कहाँ होती है, अब मानसराम में होती है। कहाँ होती है, मानसराम में हो जाती है। ये पहला स्थान है और ये दूसरे स्थान है, यानी वर्षा के मामले में मेघालय में होती है बारिश, बट मेघालय में पहले स्थान पर कौन सा आता है, मानसराम आता है। यहाँ कितनी मिलीमीटर तक की वर्षा देखी गई है, ये आपको बताना है। कितनी देखी गई है, 11,872 मिलीमीटर की क्या वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए, बताइए। पर्यावरण की जो कक्षा है इसमें शिक्षक साधनों को कैसा होना चाहिए, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा होना चाहिए। चलिएगा, आसानी से उपलब्ध और अपने आसपास से प्राप्त, क्या ऐसी होनी चाहिए, बताइए। आप कहोगे सही बात है भाई, आसानी से प्राप्त होनी चाहिए। केवल हाई डिफिनेशन 3 आयामी हो, भाई ये तो भाई गलत बात है, केवल शब्द तो वैसे ही गलत होता है। सदैव प्रयोगों पर आधारित हो, आप कहोगे गलत। सदैव शिक्षार्थी को इंगित करता हो, यानी बाल केंद्रित हो, तो ये वैसे ही सही हो गया। और किसी एक उपयोग पर आधारित हो, तो पहला और तीसरा सही है, यानी और ये सी वाले ऑप्शन में दिया गया है पहला और, यानी ए और सी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, बताइए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है पर्यावरण अध्ययन का, बताइए। अवधारणा का निर्माण, आदत का निर्माण, खोजने का आनंद, खोज विधि, पॉजिटिव वर्ड है तुरंत आपने लगा दिया, क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सूचना गलत हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा क्या बोला गया है प्रश्न नंबर 18 में, ये आपको देखना है। देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों और फूलों के आकार एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे अच्छी विधि है। बताइए कौन सी विधि है, ये आपको कमेंट करके बताना। सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका आंसर पढ़िएगा, पढ़िएगा। कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। छात्रों को पत्तियों और फूलों के विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना। भाई फूलों आकारों के रंगों को निर्धारित करने की उपयुक्त विधि बतानी, और यहाँ तस्वीर दिखाने की बात हो रही है। बच्चों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना, यह गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों का अन्वेषण, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है ये। हेतु कार्य की रूपरेखा, सही हो गया ये। प्रत्ययों की दोहराना गलत हो गया, रिपीटेशन की बात हो रही है, गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला गया है कि भीम अपने बागवान को पूछता है। भीम जो है अपने बागवान को पूछता है। अब पूछता है तो देखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। पूछता है, अब पूछेगा तो उसने पूछा कि फूल और फल, बागवान का मतलब क्या होता है, माली होता है। क्या होता है, माली होता है बागवान। ठीक है, पूछता है कि फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधा के हरे पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आपको बताना है। बताइए क्या इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। अवलोकन होगा, सही बात है, अवलोकन किया है जब तो पूछा है। उसने प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ वो जांचना चाह रहा है। क्या वो सिर्फ क्या है, सिर्फ चेक करना। प्रश्न तो पूछ रहा है, प्रश्न तो वह पूछ रहा है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया, ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ ए और सी है, और ए और सी किसमें, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर जो 20 है वो ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। अब ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो बाष्पन है, बाष्पन है, अब ये बाष्पन की जो क्रिया होती है ये धीमी होती है। बाष्पन के कारण शीतलन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, धीमी होगी। जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब आपको बताना है कि वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कैसा होगा। बताइएगा, घटता हुआ होगा या बढ़ता हुआ। तो ध्यान रखो, जब धीमी कब होगी, जब क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। जो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। तो पहला और दूसरा तो वैसे ही कट गए। और जब घटेगा, जब क्या होगी, वायु की जो चाल होगी वो कम होगी। यहाँ वायु की चाल अधिक है तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, क्या, सी। वायु बहने की चाल, यानी बहेगा कब, जब वो उसमें क्या होगी, वायु होगी, बाष्पन होगी, तो उसमें चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए उपयुक्त है। बताइए, प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा इसका कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। चौक पूरन, आपको गलत, मंदाना गलत हो जाएगा। आरीपन क्या हो जाएगा, नाग गफन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपसे कहा गया निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल है। युगल का मतलब, युगल का मतलब क्या होगा, जोड़ा है, युग्म है। तो झारखंड की तो केंद्र शासित प्रदेश है ही नहीं है, ना ही मिजोरम है, ना ही आपका नागालैंड है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भी है और अंडमान निकोबार है। वर्तमान में आपको ये बताना है कमेंट करके कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनकी संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनकी कितनी संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या, कमेंट करके बताइएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई पूछ ले चाहे चोटी से ऊंचाई पूछ ले, अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। समुद्र तल से ऊंचाई अलग होती है, समुद्र तल से ऊंचाई अलग होती है। आप कह रहे होंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी की ही तो बात हो रही है, लेकिन जब ये कहे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको क्या है ऑप्शन के अनुसार लगानी है। होती एक ही है बट ऑप्शन आपको देखने हैं, थोड़े बहुत कम बढ़ भी होगा। देखिए 7300 गलत हो जाएगा, 8300 गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा कि, लेकिन इससे कम क्या है ये, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी होती है 8848.86 मीटर होती है। तो लगभग ये किसके बराबर है, लगभग ये इसी के बराबर हो जाएगा। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है भारत और चीन की सीमा के बीच में स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत प्लस चीन की सीमा के क्या है बीच में स्थित है। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, सागर माता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे बोला गया है धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो करेक्ट है। बताइए, जो धूम कोहरे होते हैं इनके बारे में हमें ये बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। प्राय सर्दियों में बनता है, यानी ये सर्दियों में बनता है, सही बात है, सर्दियों में ही तो होता है कोहरा, ये भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धुएं और कोहरे से बनता है, ये भी बात ठीक है, धुआं भी हो जाता है, धुआं होता है। ओजोन का अपक्षय करता है, गलत हो गया। दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको और ध्यान में रखना है। ओजोन का सूत्र क्या आता है आपका, O3 होता है। तो आपका पहला, दूसरा और ये चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, भारत की राजधानी। अब आपको पता होना चाहिए भारत की राजधानी क्या है, आपकी दिल्ली है। क्या है आपकी भारत की राजधानी, दिल्ली है। स्थित जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इसकी दृश्यता जो है वो क्रमशः है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इसको मैं डायरेक्शन की मदद से आपको समझाऊं, इसको मैं आपको डायरेक्शन की मदद से समझाऊंगा तो बेटर है। देखिएगा ये आपको दिया गया है, हमको क्या बतानी है, ये आपका क्या है, दिल्ली है। इसी के सापेक्ष आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये आप देखिए उत्तराखंड आपका इधर है और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो देखिएगा जो आपका जयपुर है वो कहाँ है, इधर है और ये इधर है। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में कौन स्थित है, वो आपका क्या है, देहरादून। क्या, देहरादून जो है आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। जबकि बात करें कि दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है, दक्षिण जो आपका पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में आपका कौन स्थित है, ये आपका जयपुर स्थित है। तो आपने तुरंत पता लगा लिया, और तुरंत पता लगा लिया तो आप तुरंत इसका आंसर लगा दोगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखिएगा दक्षिण पश्चिम इसमें नहीं है, दक्षिण पश्चिम इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है, बताइएगा कौन स्थित है, आपकी जयपुर। कौन स्थित है, जयपुर है। और जबकि उत्तर पूर्व में कौन स्थित है, आपका देहरादून। देहरादून स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं जयपुर को। पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या होता है, अलग। कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होगा, बताइए कौन सा प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होगा। बताइएगा कौन सा उपयुक्त होगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा उपयुक्त होगा। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं
और उन्हीं स्टेटमेंटों का क्या दिया गया है आपको, उन्हीं स्टेटमेंटों का आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। देखिए यानी पृथक्करण जो है हम कितने प्रकार से कर सकते हैं ये आपको बताना है। बताइएगा कितने प्रकार से कर सकते हैं पृथक्करण, बताइएगा। बाष्पीकरण द्वारा भी करते हैं पृथक्करण, सही बात है। फटकना, फटकते हैं, गेहूं को फटकते हैं, गेहूं को चावल से अलग करना, या दाल में से कंकड़ को निकालना, फटकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। क्या होता है, एक पट्टा होता है, यहाँ पर क्या डाल देते हैं सामान को, तो चुंबकीय यानी जो लोहे के कण होते हैं, और जब ये इधर चलता रहता है तो ये क्या होता है, लोहे के कण इससे चिपक के यहाँ गिर जाते हैं और ये आगे की ओर गिर जाता है। ये क्या होता है, चुंबकीय प्रकरण विधि होती है। तो ये वाला तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रभाजी आसवन, आसवन ये नहीं होगा, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, पृथक्करण विधि के उदाहरण है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग बीन मंडली में होता है, बताइए। बीन मंडली में होता है। अब आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि बीन मंडली में किसका उपयोग होता है, बताइएगा किस किस का होता है, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा किसका होता है, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो बीन मंडली होती है इसमें आपका सबसे पहले ढोल का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, ढोल का। और ढोल इसमें है बट इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है। खंजरी का भी होता है, बीन का भी होता है, और तुंगा तुम्बा का भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और जो मैं आपको बता दूं, ये जो खंजरी है ये किसकी, आम की लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, आम की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तुम्बा क्या होता है, ये ड्रम होता है। क्या होता है, ये ड्रम की तरह होता है। ठीक है, इसको पीट कर क्या ध्वनि निकाली जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा कथन जो है सत्य होगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा कथन जो है करेक्ट होगा। जब तक मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूं और ऑप्शन पढ़ता हूं, जब तक आप आंसर कमेंट करके मुझे दीजिएगा। बताइएगा, पहला इसमें दिया गया है, ये जल चक्रण को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। क्या ये होगा इसका आंसर, भाई बताना है क्या ये इसका आंसर होगा। चलिएगा, ये वृक्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र, गलत हो गया। प्राकृतिक संपदा की बात हो रही है, एक छोटे से क्षेत्र। ये घरेलू पशुओं की बात नहीं हो रही है। ये अनवीकरण प्राकृतिक संसाधन, गलत हो, संसाधन तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चुनना है, तो आप बताइएगा कौन सा है। ठीक है, बताइएगा कौन सा होगा। केरल का तट अरब सागर पर स्थित है तथा कर्नाटक का बंगाल की खाड़ी, गलत हो गया भाई। केरल और कर्नाटक का ही किसमें, अरब सागर में है, अरब सागर की तरफ स्थित है। ठीक है, अरब सागर में है। कर्नाटक अरब सागर में सही है, लेकिन केरल बंगाली खाड़ी गलत हो गया। अभी मैंने बताया दोनों कहाँ है, अरब सागर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। केरल और कर्नाटक दोनों बंगाल की खाड़ी, गलत। केरल और कर्नाटक दोनों अरब सागर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। केरल की बात करते हैं, इसकी एक डिश है, वो उसका नाम क्या है, टेपियोका। क्या है, टेपियोका है। टेपियोका क्या है, इसकी डिश है। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक का क्या है, कर्नाटक की एक नृत्य का नाम बताओ, वो क्या है आपका, यक्षगान। क्या है, यक्षगान है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी, सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से राज्य स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये इस तरीके से हम बनाएंगे ये मैप, यहाँ आपका कौन सा है, केरल है, यानी पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे केरल आ जाएगा।
ठीक है। दूसरे नंबर पे गुजरात आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, गोवा आ जाएगा। महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। एक और है, उसका नाम आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है, वो क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया क्या है, कर्नाटक। ये सारे क्या है, ये आपके अरब सागर की तरफ स्थित हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। टोटल कितने, 5 राज्य हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है बार बार परीक्षा में आया हुआ है, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। क्या है, सीटेट का जो है ये फेवरेट प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊंचा शुष्क, शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा, और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, लद्दाख ही तो है। क्या है आपका, लद्दाख है। अब लद्दाख ऑप्शन में नहीं होगा तो कोई दूसरा लगाएंगे, देखते हैं आगे क्या है। कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम क्या है, बताइएगा क्या नाम है। ये तो आप बता दोगे, जब ऑप्शन में दिया गया है भाई साहब तो तुरंत लगा दिया, क्या है, लद्दाख है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लद्दाख के बारे में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं वो क्या है, इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। रोहतांग जो सुरंग है, रोहतांग सुरंग आपकी कहाँ स्थित है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, एक चेरापूंजी में होती है, एक मानेसराम में होती है। जम्मू कश्मीर में क्या है, नागिन झील, नागिन झील है, डल झील है, ठीक है, नाग झील है, ये सारी क्या है, राजस्थान में स्थित है, वो सॉरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।